गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन ही। स्टूडेंट्स, आज जो इस क्लास में हम बात करेंगे वो बात होगी हमारी एग्रीकल्चर के अध्याय 14 के बारे में, जिसका नाम है पशु रोग। आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर उस वाले चैप्टर को कराओ, बहुत कठिन चैप्टर है। तो आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पूरे चैप्टर को बहुत सरल तरीके से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और यहाँ ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा से इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत होगी। यही जो आपकी सारी चीजें हैं वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप में से कोई हमारे चैनल पर नया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक और जाने से पहले वीडियो को शेयर करके जरूर जाना, ठीक है। चलिए, और मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप साथ साथ नोट्स बनाना चाह रहे हो तो इसके साथ साथ आप लोग नोट्स भी बना सकते हो। तो आपकी बेटर जो नोट्स हैं वो इस चैप्टर के आपके पास में उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब हम क्लास को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो इस चैप्टर से में चीज आती है वो आती है पशु रोगों का वर्गीकरण। क्या आता है? पशु रोगों का वर्गीकरण। आपको डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है, निम्न में से उपापचय रोग कौन सा है, निम्न में से विषाणु जनित रोग कौन सा है। ऐसे प्रश्न आपको आते हैं, और वो प्रश्न कम से कम 3 प्रश्न आपको आते हैं हर साल 3 प्रश्न आपको आते हैं। अब वो प्रश्न आएंगे कहां से? तो वो आएंगे पशु रोगों के वर्गीकरण से। तो पहला जो पॉइंट है हमारा वो है पशु रोगों का वर्गीकरण। मैं आपको बता दूं, पशु रोगों को कारकों के आधार पर कई आधारों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे मैं बात करूं जीवाणु जनित, जो जीवाणुओं के द्वारा होते हैं, एंथ्रेक्स, जहरबाद, गलघोंटू, थनैला और फड़किया। आपसे प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाएगा कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि नहीं 2 जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। ऐसे आपको प्रश्न आएगा। वहीं अगर मैं विषाणु जनित रोगों की बात करें तो विषाणु जनित रोग कौन कौन से होंगे? जैसे खुरपका, मुंहपका है और पशु माता है। ये कैसे हो गए? ये विषाणु जनित रोग हो गए। वहीं अगर हम परजीवी रोगों की बात करें, 2 तरह के होंगे, एक बाह्य परजीवी, एक अंत परजीवी। अगर हम बाह्य परजीवी रोगों की बात कर रहे हैं तो खाज, खुजली हो गई। अगर हम आंतरिक परजीवी रोगों की बात करें तो एस्केरियासिस है, थैलेसिस है और सर्रा है। यह आंतरिक परजीवी रोग है। यहां से आपको एक प्रश्न और आता है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बाह्य परजीवी और आंतरिक परजीवी में अंतर लिखिए। तो आंतरिक परजीवी क्या होंगे? जो शरीर के अंदर पाए जाएंगे। जैसे मैं बात करूं एस्केरिस है, लिवर फ्लूक है। बाह्य परजीवी क्या होंगे? जो शरीर के बाहर पाए जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं जू है, किलनिया है, पिस्सू है। तो आपसे अगर प्रश्न आए कि बाह्य परजीवी और आंतरिक परजीवी में अंतर लिखिए तो बहुत सिंपल है, ठीक है। आगे क्या है? चयापचय रोग, जो आहार में किसी तत्व की कमी के कारण होते हैं, जैसे मिल्क फीवर है और कीटोसिस है। इसके बाद क्या है? जन्मजात, जो जन्म के समय से ही पैदा हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूं तो फ्री मार्टिन है। इसके बाद क्या है? असामान्य, जो असामान्य परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं, कब्ज, दस्त, खांसी, निमोनिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा पशु रोगों का जो वर्गीकरण था वो तो क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को, और आगे जो अगला पॉइंट है हमारा वो है स्वस्थ पशु और बीमार पशु के लक्षण। आप लोगों को एक प्रश्न तो ऐसे डायरेक्ट आ सकता है कि स्वस्थ पशु के लक्षण लिखिए, या फिर आपसे पूछ लेगा बीमार पशु के लक्षण लिखिए, या फिर आपसे प्रश्न पूछ लेगा स्वस्थ पशु और बीमार पशु में अंतर लिखिए। तो आप कैसे लिखोगे? जनरली हम बहुत सरल तरीके से यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं, स्वस्थ पशु कैसा होता है? चौकन्ना और कान खड़े होते हैं। बीमार पशु कैसा होगा? सुस्त, और कान कैसे होंगे? लटके हुए होंगे। वहीं अगर मैं स्वस्थ पशु की बात करूं, खाना पीना बढ़िया खाता है, जुगाली भी सामान्य करता है। जो बीमार पशु है वो खाना पीना नहीं खाता और जुगाली भी नहीं करता। अगला, जो स्वस्थ पशु है उसका गोबर ढीला और कठोर होता है। बीमार पशु का जो गोबर है वो कैसा होगा? पतला और बदबूदार होगा। वहीं अगर मैं स्वस्थ पशु की बात करूं तो आंखें कैसी होती हैं? चमकीली और चौकन्नी होती हैं। बीमार पशु की आंखें कैसी होंगी? आंख और मुंह से पानी टपकता रहता है। आगे, स्वस्थ पशु का दूध उत्पादन सामान्य होता है। बीमार पशु का दूध उत्पादन की मात्रा में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। जो पशु बीमार होगा वो दूध क्या देगा? सामान्य से कम देगा। आगे अगर मैं बात करूं, स्वस्थ पशु के शरीर का तापमान सामान्य होता है।
बीमार पशु के शरीर के तापमान में या तो कमी होती है या वृद्धि होती है। अगर आपका पशु ठंडा है तो बीमार हो सकता है, अगर वो ज्यादा गर्म है तो भी बीमार हो सकता है, अगर वो सामान्य है तो वो स्वस्थ है। इस तरह से आपको यहां से प्रश्न आएगा, स्वस्थ पशु के लक्षण लिखिए, तो आप लोग बहुत आसानी से लिख सकते हो। आपसे प्रश्न पूछा जाए बीमार पशु के लक्षण लिखिए, बहुत आसानी से आप लोग लिख सकते हो। या फिर प्रश्न आए स्वस्थ पशु और बीमार पशु में अंतर लिखिए, तो भी आप लोग बहुत ही आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर मैं नेक्स्ट चलूं स्टूडेंट्स, तो अगला जो हमारा पॉइंट आता है, हमें रोग आते हैं। अब हमारे में टोटल 9 या 10 रोग हैं, जिनमें से हमें अलग अलग पॉइंटों से प्रश्न आते हैं। अब हम अलग अलग पॉइंट की बात करें तो जैसे एक तो हमें आएगा रोग कारक, एक हमें आएगा प्रभावित अंग, एक हमें आएगा रोग के लक्षण, एक हमें आएगा रोकथाम, एक हमें आएगा नियंत्रण। ये 5-6 पॉइंट होते हैं हर रोग में, जिनसे हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम बहुत सरल तरीके से बारीकी बारीकी से बात करते हैं। और सबसे पहले हम देख लेते हैं रोग कारक और प्रभावित अंग। आप लोगों को डायरेक्टली प्रश्न आता है कि इस रोग का रोग कारक क्या है, इस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, ऐसे आपको प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं खुरपका मुंहपका, आप लोग भी इस जो सारणी है वो अपनी बुक में बना सकते हो मेरे साथ साथ। खुरपका मुंहपका किसके द्वारा होगा, तो ये वायरस एओसी के द्वारा होता है। और इसमें प्रभावित अंग क्या है, खुर और मुंह। ठीक है, आगे अगर मैं ऐसे ही बात करूं पशु माता, ये किसके द्वारा होगा, ये रेट्रोवायरस के द्वारा होगा। इसमें प्रभावित अंग क्या है, आहार नाल है। आगे अगर मैं बात करूं एंथ्रेक्स, ये बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा होता है। प्रभावित अंग क्या है, रक्त प्लीहा और बाहरी ऊतक। इस रोग में क्या प्रभावित होता है, रक्त प्लीहा और बाहरी ऊतक प्रभावित होते हैं। आगे अगर मैं बात करूं जहरबाद, ये क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई के द्वारा होता है। क्या प्रभावित होगा, मांसल भाग प्रभावित होते हैं। आगे अगर बात करूं गलघोंटू, ये पास्चुरेला जीवाणु के द्वारा होता है। और पास्चुरेला की 3 प्रजाति होती हैं, पास्चुरेला बोबेली सेप्टिका तो गाय में होता है भैंस में, पास्चुरेला बॉबी सेप्टिका गाय में होता है, पास्चुरेला ओबिस भेड़ में होता है। अगर मैं इसमें प्रभावित अंग की बात करूं तो श्वसन नाल इसमें प्रभावित होती है। नेक्स्ट में थनेला की बात करूं तो स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टाई के द्वारा होता है। प्रभावित अंग क्या है, आयन प्रभावित होता है इसमें। ऐसे में फड़किया की बात करूं तो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस के द्वारा होता है। इसमें प्रभावित अंग क्या है, श्वसन और आहार नाल है। आगे अगर मैं दुग्ध ज्वर की बात करूं तो ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। इसमें पशु का संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। अगर मैं सर्रा की बात करूं, ये ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा होता है। इसमें पशु का मस्तिष्क प्रभावित होता है। लास्ट क्या है, टिक फीवर, ये बोओफिल्स माइकोप्लस परजीवी के द्वारा होता है। इसमें भी क्या होगा, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। आप लोगों को डायरेक्टली यहां से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे पूछ लेगा एंथ्रेक्स रोग का रोग कारक लिखिए, तो आप बता दोगे। आपसे पूछ लेगा एंथ्रेक्स रोग में पशु के शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो अब आप लोग बहुत आसानी से बता दोगे। ऐसे करके आप लोगों को जो सवाल है वो एग्जाम में पूछा जाता है। एक चीज और बता दूं, जो खुरपका मुंह का रोग है वो वायरस की 7 प्रजातियों के द्वारा होता है। कितनी प्रजाति होती है इसकी, वायरस की 7 प्रजाति होती है। तो आपको अभी प्रश्न पूछा जाए कि खुरपका मुंहपका वायरस की कितनी प्रजातियां हैं, तो 7। एओसी, सेट फर्स्ट, सेट सेकंड, सेट थर्ड और एशिया सेट फर्स्ट। इनमें सबसे ज्यादा जो हानिकारक है वो कौन सी है, ओ। जो ओ प्रजाति है वो सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। अब थोड़ा सा अगर हम और आगे लेके चले टॉपिक को, तो आगे हमें क्या आता है, और मैं आपको बता दूं अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये वाली जो लिंक है वो मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आगे क्या आता है, अगला पॉइंट है हमारा रोगों के उपनाम और टीके। टीके हमें काम आते हैं रोकथाम में। जब हमें रोकथाम पूछी जाती है तो हम वहां टीके का नाम लिखते हैं, और हमें अलग से भी पूछ लिया जाता है टीका, तो हम जानते हैं कि रोकथाम और टीके कैसे कैसे होते हैं। उपनाम किस लिए हैं, क्योंकि जो टीकों के नाम हैं वो रोग के नाम पर ही होते हैं। जैसे मैं खुरपका मुंहपका रोग की बात करूं, इसे हम क्या कहते हैं, एफएमडी कहते हैं, फूट एंड माउथ डिजीज। तो इसके जो टीके का नाम है वो क्या है, एफएमडी वैक्सीन है। ऐसे ही मैं पशु माता की बात करूं,
पशु माता को हम क्या बोलते हैं? रिंडरपेस्ट। क्या बोलते हैं? रिंडरपेस्ट। तो इसके टीके का नाम क्या हुआ? आरपी वैक्सीन। क्या हुआ? आरपी वैक्सीन। रिंडर का आर और पेस्ट का पी, यानी आरपी वैक्सीन हो गया। ऐसे ही मैं एंथ्रेक्स की बात करूं, एंथ्रेक्स को क्या कहा जाता है? जहरी बुखार कहा जाता है। और इसका जो टीका है वो क्या है? एंथ्रेक्स, यानी एएस वैक्सीन। एंथ्रेक्स में क्या हो गया? एएस वैक्सीन हो गई। वहीं अगर मैं जहरवाद की बात करूं तो जहरवाद को हम क्या कहते हैं? ब्लैक क्वार्टर। क्या कहा जाता है? ब्लैक क्वार्टर। इसलिए इसके टीके का नाम क्या हुआ? बीक्यू वैक्सीन हुआ। क्या हुआ? बीक्यू वैक्सीन। नेक्स्ट में गलघोंटू की बात करूं, इसे हम क्या बोलते हैं? हीमोरजिक सेप्टिमिया। क्या बोला जाता है? हीमोरजिक सेप्टिमिया बोला जाता है। इसीलिए इसके टीके का नाम क्या है? एचएस वैक्सीन। हीमोरजिक सेप्टिमिया यानी एचएस वैक्सीन हो गया। आगे अगर मैं थनैला की बात करूं, इसको हम क्या बोलते हैं? मेस्टाइटिस। क्या बोलते हैं? मेस्टाइटिस। इसीलिए इसके टीके का नाम क्या है? मेस्टी वैक्सीन है। आगे अगर मैं बात करूं फड़किया, इसको क्या बोला जाता है? एंट्रोटॉक्सीमिया। क्या बोला जाता है? एंट्रोटॉक्सीमिया बोला जाता है। इसीलिए इसके टीके का नाम क्या है? ईटी वैक्सीन है। इंट्रोटॉक्सीमिया तो कौन सा हो गया? ईटी वैक्सीन हो गई। इन तीनों रोगों में टीके लगाए नहीं जाते। दुग्ध ज्वर को मिल्क फीवर कहते हैं, सर्रा रोग को तिवर्सा कहा जाता है, क्योंकि अगर ये किसी पशु को हो गया तो लगातार 3 साल तक इस रोग का प्रकोप होता है, इसीलिए इसको हम तिवर्सा भी कहते हैं। तो टिक फीवर है, इसको हम क्या बोलते हैं? चिचड़ी ज्वर के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये उपनाम और ये टीके काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है जो आप लोगों से पूछे जाते हैं। आगे मैं आपसे और बता दूं, जो हमारा गलघोंटू रोग है, गलघोंटू रोग को हम क्या बोलते हैं? इसको सिपिंग फीवर भी बोला जाता है। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि सिपिंग फीवर के नाम से किसे जाना जाता है? तो गलघोंटू रोग को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह रोग लंबी दूरी तय करने वाले पशुओं में होता है। जो गलघोंटू रोग है वो लंबी दूरी तय करने वाले पशुओं में होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सिपिंग फीवर बोलते हैं। ये प्रश्न भी आप लोगों से पूछा जाता है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो टीके हैं इन टीकों का समय भी आपसे पूछा जाता है। अगर मैं एफएमडी वैक्सीन की बात करूं तो एफएमडी वैक्सीन का जो टीका है वो कब लगता है? वो वर्ष में 2 बार लगता है। इसका टीका कब लगेगा? वर्ष में 2 बार लगता है। आरपी वैक्सीन का टीका 3 वर्ष में 1 बार लगता है। 3 वर्ष में 1 बार लगता है। बाकी ये सारे टीके हैं वो कब लगते हैं? प्रति वर्ष लगते हैं। बाकी सारे टीके कब लगेंगे? प्रति वर्ष लगेंगे। जितने भी टीके हैं वो प्रति वर्ष लगते हैं। आरपी वैक्सीन का टीका 3 वर्ष में 1 बार, एफएमडी वैक्सीन का टीका वर्ष में 2 बार लगता है। टीका लगाने का जो समय है वो क्या है? मई जून माह है। टीका लगाने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? मई जून माह है। वैसे हम अभी आगे भी बात करेंगे, लेकिन यहां पर भी आप लोग जो है समझ सकते हैं। अब हमारे 4 पॉइंट क्लियर हो गए, मेनली 3। एक तो रोग कारक, दूसरा क्या था हमारा? दूसरा प्रभावित अंग, तीसरा क्या है? टीका यानी रोकथाम वाला। आगे अगर हम चलें तो अगला सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो अपना आगे वाला ये पॉइंट है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारी रोग के लक्षण। कोई भी रोग अगर हमें पूछा जाता है तो उसके लक्षण हमें जरूर आते हैं। तो पहले कुछ मेरी बेसिक चीज आप लोग सुन लो। किसी भी रोग का आपसे पूछा जाए लक्षण, तो सबसे पहला लक्षण हमारा क्या होगा? शरीर के तापमान में वृद्धि। किसी भी रोग का लक्षण आप लोगों से पूछा जाए, पहला लक्षण क्या लिखेंगे? पहला लक्षण लिखेंगे शरीर के तापमान में वृद्धि हो जाती है। केवल एक रोग को छोड़ करके। एक हमारा जो दुग्ध ज्वर रोग है, दुग्ध ज्वर या जो मिल्क फीवर रोग है, इसमें शरीर के तापमान में कमी होती है। बाकी सभी रोगों में क्या होता है? शरीर के तापमान में वृद्धि। तो किसी भी रोग के लक्षण आप लोगों से पूछा जाए, पहला लक्षण हम क्या लिखेंगे? पहला लक्षण हम यही लिखेंगे कि इस रोग में पशुओं के शरीर के तापमान में वृद्धि हो जाती है, पहला। फिर उसके बाद 2 मेन लक्षण होते हैं हर रोग के। हर रोग में 2 या 3 मेन लक्षण होते हैं, वो लिखेंगे। फिर लास्ट में क्या लिखेंगे? जो हमने रोगी पशु के लक्षण पढ़े थे शुरुआत में, जैसे खाना खाना बंद कर देता है, पशु सुस्त रहता है, जुगाली नहीं करता है, वो जो सबसे हमने पहले लक्षण पढ़े वो लक्षण हमें सबसे लास्ट में यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। और बीच में कौन से लिखने हैं वो इंपोर्टेंट लक्षण मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर हम खुरपका मुंहपका की बात करें तो नाम से ही स्पष्ट है, खुर और मुंह दोनों क्या हो जाते हैं? पक जाते हैं।
तो हम कह सकते हैं कि खुरों के मध्य व मुंह में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, दोनों पक जाते हैं। अगर सूजन आ गई तो पशु क्या होगा, लंगड़ा करके चलेगा, और दूसरा क्या हो गया, पशु लंगड़ा कर चलता है। ऐसे ही मैं अगर बात करूं पशु माता, पशु माता में क्या होता है, पशु पतले दस्त करता है, दस्त करता है, और कई बार क्या होगा, दस्त के साथ में रक्त आने लगता है। पशु पतले दस्त करेगा और कई बार दस्त के साथ में क्या आने लगेंगे, रक्त आने लगेगा। तीसरा कौन सा, एंथ्रेक्स। अब एंथ्रेक्स रोग में क्या होता है, नाक से काला रक्त निकलता है। जो भी रोगी पशु होगा उसकी नाक से क्या निकलेगा, काला रक्त निकलता है, और उसके शरीर पर क्या बन जाती हैं, गिल्टियां। जैसे आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा लंपी वायरस, लंपी वायरस में गायों के शरीर पर गिल्टियां बन रही थी, ऐसी ही गिल्टियां बनती है एंथ्रेक्स रोग में। इसीलिए एंथ्रेक्स रोग को गिल्टी ज्वर भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, काला रक्त निकलता है और शरीर पर गिल्टियां बन जाती हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं जहरबाद, अब जहरबाद में क्या होगा, मांसल भाग पर सूजन, पशुओं के जो मांसल भाग होते हैं, सूजन, जो मांसल भाग में जैसे पुट्ठे हैं उन पर क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, और उनको दबाने पर क्या होता है, चुर चुर की आवाज आती है। जो मांसल भागों पर सूजन आती है उन भागों को अगर आप दबाओगे तो चुर चुर की आवाज आएगी, इसीलिए इस रोग को क्या कहते हैं, चुरचुरिया कहते हैं। तीसरा एक और है, जब इस मांसल भाग को काटा जाता है, जब इस मांसल भाग को काटा जाता है तो बदबूदार काला रक्त निकलता है। क्या निकलता है, बदबूदार काला रक्त निकलता है। नेक्स्ट में बात करूं गलघोटू, नाम से स्पष्ट है गलघोटू, तो सांस लेने में तकलीफ, क्या होगा, सांस लेने में तकलीफ होती है और पशु क्या करता है, घर्र घर्र की आवाज करता है। सांस लेने में तकलीफ होगी और घर्र घर्र की आवाज करेगा। ऐसी बात करूं थनेला, अब थनेला में क्या होगा, थन और अयन पर सूजन आ जाती है। दूसरा, थनों में गांठें पड़ना शुरू हो जाता है। एक तो थनों पर क्या आ जाएगी, सूजन, दूसरा थनों में गांठें पड़ना भी शुरू हो जाएगा। तीसरा क्या है, फड़किया, फड़किया इंपोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, पशु की सांस फूलने लगती है, यानी जो भी हमारी भेड़ और बकरियां हैं उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। उसके बाद उनका पेट फूल जाता है, उसके बाद साइकिल की तरह वो पैरों को चलाते हुए मर जाती है। तीन इंपोर्टेंट लक्षण, एक तो सांस फूल जाती है, पेट फूल जाता है, और साइकिल की तरह पैरों को चलाते हुए वो क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। अगला है दुग्ध ज्वर। दुग्ध ज्वर में क्या होगा, पशु सुस्त और कमजोर दिखाई देता है। पशु कैसा दिखाई देगा, सुस्त और कमजोर। दूसरा, आंखें सूखी दिखाई देती है, पशु की आंखें ऐसी दिखेंगी बीमार टाइप की, सूखी दिखाई देती हैं। तीसरा क्या है, पशु गर्दन को पीछे की ओर करके बैठता है, पशु गर्दन को पीछे की ओर कर लेगा और जमीन पर टिका करके बैठेगा। ऐसे सर्रा रोग की अगर मैं बात करूं, इसका लक्षण क्या है, सिर को पटकता है पशु, किसी भी सारे दीवार या जमीन पर सिर को बार बार पटकता है। दूसरा, बार बार गिरता है, पशु बार बार गिरता है, बार बार उठ जाता है। तीसरा, चक्कर लगाता है, जिस स्थान पर पशु को बांधा जाता है वो उसी स्थान पर क्या लगाता रहता है, चक्कर लगा रहता है। तो ये हमारे सर्रा के लक्षण हो गए। अगला है हमारा टिक फीवर। टिक फीवर के कुछ सामान्य लक्षण हैं, भूख में कमी आती है, वजन में कमी आती है और खून में कमी आती है, ये टिक फीवर के लक्षण हो गए। अब मान लो मुझे प्रश्न पूछा गया कि जहरबाद रोग के लक्षण लिखिए, क्या प्रश्न पूछा गया, जहरबाद रोग के लक्षण लिखिए, तो मैं कैसे लिखूंगा, पहली लाइन लिखूंगा, इस रोग में पशु के शरीर के तापमान में वृद्धि हो जाती है, पहली लाइन। दूसरी लाइन फिर क्या लिखूंगा, दूसरा लिखूंगा पशुओं के मांसल भागों पर सूजन आ जाती है। तीसरी लाइन क्या हुआ, सूजे हुए भाग को दबाने पर चुरचुर की आवाज आती है। चौथी लाइन, अगर मुझे कुछ भी ध्यान नहीं है तो क्या लिखूंगा, पशु खाना खाना बंद कर देता है, पशु जुगाली नहीं करता, पशु दूध देना बंद कर देता है। जो सामान्य लक्षण है बीमार पशु के वो हम बाद में लिख सकते हैं ताकि हमारी कॉपी जल्दी भर जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी रोग के लक्षण बहुत आसानी से लिख सकते हैं। दो मेन लक्षण हो गए, एक सभी में कॉमन हो गया और फिर बाद के सभी में कॉमन, जो सामान्य लक्षण है उनमें से आपको लिखने हैं। तो ये आपके क्या हो गए, रोग के लक्षण हो गए। इसके बाद में कुछ चीजें हमारी और बचती हैं। अब वो कुछ चीजें हमारी क्या बचती हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या हो गया। पहले तो मैं आपको ये बता दूं क्या क्या चीजें हमने यहां पर कंप्लीट कर ली रोगों की। तो एक तो हमने क्या कंप्लीट कर लिया, रोग कारक हमने पढ़ लिए, क्या पढ़ लिया हमने, रोग कारक हमने पढ़ लिए। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ लिया, दूसरा हमने प्रभावित अंग पढ़ लिया, प्रभावित अंग भी हमने जान लिए।
तीसरा हमने क्या पढ़ लिया, रोग के लक्षण भी हमने जान लिए, लक्षण हो गए, ठीक है। चौथी अगर मैं बात करूं, एक चीज हमें क्या आती है, एक चीज जो हमें आती है वो आती है फैलने का तरीका, फैलने का तरीका, या फिर हमें क्या पूछेगा, संक्रमण का तरीका, संक्रमण का तरीका। आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा, किसी भी रोग में आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी रोग में आपसे पूछा जा सकता है कि रोग के फैलने का तरीका या संक्रमण का तरीका क्या है। तो मैं आपको एक ही रामबाण बता दूं, सभी किसी भी रोग में आपसे अगर यह प्रश्न पूछा जाता है तो सभी रोगों में समान होता है। जो रोग है वो किसके द्वारा फैलते हैं, वो फैलते हैं दूषित भोजन, दूषित चारा, मैं कह सकता हूं दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा दूषित पानी, दूषित चारा है, दूषित पानी है, किसके द्वारा फैलेंगे, दूषित चारे के द्वारा, दूषित पानी के द्वारा। एक किसके द्वारा फैलेंगे, बीमार पशु के संपर्क में, बीमार पशु के संपर्क से फैलेंगे, दूषित भोजन से फैलेंगे, दूषित चारे से फैलेंगे, बीमार पशु के किससे फैलेंगे, संपर्क से फैलेंगे। या जब हम किसी स्वस्थ पशु को बीमार पशु के स्थान पर बांध देते हैं तो उससे भी क्या हो जाता है, रोग का जो संक्रमण है वो फैल जाता है। आपसे किसी भी रोग में पूछा जाए कि इस रोग के संक्रमण का या फैलने का तरीका क्या है, तो आप लिखोगे दूषित चारा, दूषित पानी, बीमार पशु से संपर्क या बीमार पशु के स्थान पर बांधना, इनसे क्या हो जाता है, किसी भी रोग का जो संक्रमण है वो फैल जाता है। फिर इसके बाद में क्या आता है, अगला इंपोर्टेंट पॉइंट है, इंपोर्टेंट पॉइंट आता है आपका रोकथाम। क्या आता है, रोकथाम। अब ये बहुत इंपोर्टेंट है रोकथाम वाला पॉइंट, मेरी बात ध्यान से सुन लो। किसी भी रोग में अगर आपसे रोकथाम पूछी जा रही है, आपको लिखना क्या है, पहले तो आपको लिखना है टीके का नाम। क्या लिखना है, पहले तो आपको लिखना है टीका, टीका कौन सा टीका लगाया जाता है, फिर आपको लिखना है वो टीका कब लगाया जाता है, कब लगाया जाता है। मैंने आपको बताया हर टीका हर रोग के नाम से स्पष्ट होता है। जैसे मैं अगर बात करूं किसी भी रोग का एंथ्रेक्स, तो एंथ्रेक्स का टीका क्या होगा, एएस वैक्सीन, तो मैं क्या लिखूंगा, एंथ्रेक्स में एएस वैक्सीन का टीका लगाते हैं। ऐसे ही अब कब कब लगाते हैं टीका, मई जून में, कब लगाते हैं, मई जून में। मैंने आपको बताया खुरपका मुंहपका का टीका एक वर्ष में 2 बार, एक तो कब लगेगा जुलाई में, एक कब लगेगा दिसंबर में, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं आपका जो अन्य सभी रोग हैं, अन्य सभी रोगों के टीके मई जून माह में लगाए जाते हैं, सभी रोगों के टीके मई जून माह में लगाए जाते हैं। केवल अगर हम किसकी बात करें, खुरपका मुंहपका की, तो वर्ष में 2 बार लगते हैं, एक तो मई जून में और एक दिसंबर में। तो टीके का नाम आपको बता ही दिए मैंने पहले, और कब लगाए जाते हैं, तो सारे टीके मई जून में लगाए जाते हैं। फिर इसके बाद में 2-3 लाइन क्या लिखोगे, आप पशु को दूषित चारा और पानी नहीं पिलाना चाहिए, एक क्या लिखोगे, दूषित चारा और पानी नहीं देना चाहिए, दूषित चारा व पानी नहीं देना चाहिए, ठीक है, ये लिख दो तीसरी लाइन। चौथी लाइन क्या लिखोगे, बीमार पशु को स्वस्थ पशु से दूर रखना चाहिए, जो बीमार पशु है उसको स्वस्थ पशुओं से क्या रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। तो ये क्या हो गए, ये आपके रोग की रोकथाम के क्या हो गए, उपाय। ये क्या हुए, किसी भी रोग की रोकथाम के उपाय हो गए। फिर एक चीज और आपसे आती है, नियंत्रण। क्या आता है, रोगों का नियंत्रण। तो ध्यान रखना लगभग सारे ही रोगों का नियंत्रण समान है। 2-3 दवा आप याद रख लो, उन्हीं के नाम लिख दो। इस रोग का प्रकोप होने पर पशुओं को डेक्सोना दिया जाता है, पेनिसिलिन फोर्ट का इंजेक्शन दिया जाता है। 2-3 दवाओं के नाम याद रख लो और चेप दो बस केवल। कुछ भी कोई भी आपसे ये नहीं पूछने वाला कि वो दवा सही है कि गलत है, क्योंकि जो जितनी भी दवा तुम लोग पढ़ रहे हो सारी अब नहीं लगती है, वो उपयोग में नहीं आती, वो पुरानी है। तो 2-3 दवाओं के नाम याद रख लो और डायरेक्टली जाकर के लिख दो कि इन दवाओं का उपयोग किया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स आपका पूरा 14 चैप्टर हो गया कंप्लीट। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, पशु रोगों का वर्गीकरण, फिर मैंने क्या बताया, स्वस्थ पशु और बीमार पशु के लक्षण, फिर मैंने क्या बताया, रोगों के रोग कारक और प्रभावित अंग, फिर मैंने क्या बताया, रोगों के उपनाम और रोगों के टीके, फिर मैंने क्या बताया, रोगों के लक्षण, फिर मैंने क्या बताया आपको, फिर मैंने आपको बताया प्रभावित, मैंने आपको बताया फैलने का तरीका या संक्रमण का तरीका, और फिर मैंने बता दिया आपको रोकथाम। यानी हमारे जितने भी रोग थे सारे रोग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा
और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी है, क्योंकि आपकी जो क्लास 10 दिन की थी वो मात्र 20-25 मिनट में सबमिट करके फिनिश कर दी मैंने। और अगर आप ये वाली पीडीएफ लेना चाह रहे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक दे रखी है, आप वहां से भी ले सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक दे रखी है, वहां भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जाने के बाद एक कमेंट करके जरूर जाना। थैंक यू।